हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है उसकी स्टडी हम करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो है आपका उपभोग फलन। उपभोग फलन के इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि जो आप जिस तरीके से आप कंजम्पशन करते हैं वो किस प्रकार से आपका कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, और कंजम्पशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास कि कंजम्पशन क्या होता है। फर्स्ट कि कंजम्पशन क्या है एंड जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होती है, यानी कि उपभोग और उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है इसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम होती है उस इनकम का आप कितना पार्ट जो है आप कंजम्पशन करते हैं, या हम कितना पार्ट आप उसका गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे खर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। कि मान लीजिए आपके पास एक हम इनकम मान लेते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम है 100 रुपीज़। इस 100 रुपीज़ में से हम बात करते हैं एक तो डिस्पोजेबल इनकम की, कि डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। ये इनकम वो होती है जो कि आपकी इनकम में से इनकम टैक्स जो लगता है आपके ऊपर, टैक्स को माइनस करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इनकम है वो आपकी है 100 रुपीज़, और इसके ऊपर 10 रुपीज़ आपके क्या है टैक्स लगते हैं। तो 10 रुपीज़ को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है 90 रुपीज़ आपके बचते हैं। तो 90 रुपीज़ आपके पास क्या है प्रायोज्य आय, या तो आप इसको प्रायोज्य आय बोल लें, या आप इसको बोल सकते हैं खर्च करने योग्य आय। वो इनकम का पार्ट जिसको आप क्या है खर्च कर सकते हैं। कि आपकी इनकम थी 100 रुपीज़, 100 में से आपके 10 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया, और जो 90 रुपीज़ हैं वो आपके पास क्या है डिस्पोजेबल इनकम बची है। इन 90 रुपीज़ से आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप पैसे खर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। मान लीजिए आपने इस 90 में से 80 रुपीज़ के क्या है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए, तो ये 80 रुपीज़ आपका क्या है कंजम्पशन कहलाएगा। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, तो इनकम के इंक्रीज होने से आपका जो कंजम्पशन है वो आप किस प्रकार से करते हैं, कि इनकम के इंक्रीज होने से आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, या आपका जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो इन सब के बारे में जो बताता है वो आपका बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आप जो उपभोग कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है और उसकी प्रवृत्ति आपकी किस टाइप से है। दूसरा यहाँ पे आता है कि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। कि आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि ये कंजम्पशन और फंक्शन के बीच जो कंजम्पशन फंक्शन है वो रिलेशनशिप बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका जो रिलेशन है वो बताया जाता है इस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। उसके बाद आता है कि जो आपके अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग इसके अंदर स्टडी करी थी कि कंजम्पशन को लेके। कि फॉर एग्जांपल आपके अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स ने इसके ऊपर जो स्टडी करी, उन्होंने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बताया कि आपका जो कंजम्पशन है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका कंजम्पशन पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऐसी होती है जब आपकी इनकम जो है कम होती है कंजम्पशन से, फिर एक कंडीशन आती है जहाँ आपकी इनकम इक्वल होती है कंजम्पशन के, फिर एक थर्ड कंडीशन आती है जहाँ पे आपकी इनकम ग्रेटर देन होती है कंजम्पशन से। तो ये अलग अलग कंडीशंस के बारे में इन्होंने बताया, और ये बताया कि
जो आपके एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं अलग अलग, उन्होंने बताया कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो रेफ़र करती है एक शेड्यूल के अंदर, जो कि आपका रिलेशनशिप बताता है किसके अंदर, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम और डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन के बारे में। कि अगर आपकी जो डिफरेंट लेवल है इनकम के, कि जैसे मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो, इनकम हम ले लेते हैं कि आपकी इनकम पहले थी 100 रुपीज़, फिर आपकी हो गई 150 फिर आपकी हो गई 150, फिर 200। तो आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो इस इनकम के इंक्रीज़ होने से आपका जो कंजम्पशन है उसमें किस तरीके से का डिफरेंस आता है, आपका कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ता है कि पहले ये था 120, फिर ये आपका हो गया कितना 130, फिर ये आपका 140, उसके बाद ये हो गया 160। तो किस तरीके से आपका जो कंजम्पशन है वो चेंज होता है, इस इनका जो रिलेशन है वो आपका बेसिकली होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपकी इनकम के बढ़ने से आपका जो कंजम्पशन है उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। तो आपका जो कंजम्पशन है बेसिकली वो आपका फंक्शन होता है किसका, इनकम का, जिसको हमने इस इक्वेशन से बताया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें जो बताता है वो ये है कि आपका जो इनकम है और जो कंजम्पशन है उसमें किस प्रकार का आपका रेशो है। तो अगर हम बात करें एपीसी की, तो एपीसी को हम निकालते हैं, सी को हम डिवाइड करते हैं वाई के साथ। कि अगर मान लीजिए आपका जो कंजम्पशन है, सबसे पहले हम इनकम मान लेते हैं, आपकी इनकम, कि अगर आपकी इनकम कितनी है 200 रुपीज़ है, और आपका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन हम मान लेते हैं इसमें 160 का, तो आपका जो एपीसी है वो कितना होगा। तो हम इसमें क्या है 160 को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 200 के साथ। तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाता है 4/5। तो आपके पास जो एपीसी की वैल्यू आई है वो आती है 4/5, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 0.8 के इक्वल हमारे पास क्या है, एपीसी की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं कि आपका जो इनकम है और जो आपका कंजम्पशन है उसमें किस प्रकार का आपका रेशो है, उसको हम शो करते हैं एपीसी से, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हिंदी में हम बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति। उसके बाद इसको हमने क्या है एक टेबल से ड्रॉ किया है, टेबल और डायग्राम हमारे पास हमने लिया है कि अगर हम माने कि आपकी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है और आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 80 का है, तो आपके पास जो एपीसी की वैल्यू आएगी वो 0.8 आएगी। यहाँ पे हमने इस 80 को डिवाइड कर दिया किसके साथ, इस 100 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.8। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई 200, और जो आपका कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होकर 80 से कितना हो गया 120। तो आपके पास जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो गई, आपकी डिक्रीज़ हो गई। ये बेसिकली रिलेशन बताता है कि अगर जो आपकी इनकम है वो क्या है, आपकी जब इंक्रीज़ होती है तो जितना इनकम में चेंज हुआ है उसके कंपेरेटिवली आपकी जो उपभोग है उसमें कम चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें कि आपकी इनकम क्या है 100 से कितनी हो गई 200, तो इसमें चेंज कितने का आया, इसमें चेंज आया है आपका 100 का, यानी कि आपकी इनकम जो है वो 100% इंक्रीज़ हो गई। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो था हमारे पास इनकम। कंजम्पशन की अगर हम बात करें कि पहले आपका कंजम्पशन कितने का था 80 का, ये इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 120, तो इसमें चेंज कितने का आया है 40 का। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी इनकम में जो चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है, और जो आपकी कंजम्पशन है उसमें पहले के कंपैरिजन में क्या है चेंज कम आता है। तो एपीसी क्या है आपकी कंटिन्यूसली कम होती हुई चली जाएगी। अभी क्या है 0.8 है, उसके बाद 0.6 है, फिर आपकी क्या है 0.5, 0.3, 0. जो है आपकी 1, इस तरीके से चली जाएगी। तो एक चीज़ आपको जो याद रखेंगे कि आपकी जो एपीसी है वो नेवर ज़ीरो होती है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, और ना ही वो कभी नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी को हम क्या है इस हमने शो करा है इस डायग्राम के थ्रू, कि जहाँ पे आपका क्या है ओ एक्स है और ओ वाई एक्सिस हमारे पास दिया हुआ है।
ओ एक्सिस बेसिकली हमें क्या बताता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि यहाँ पे आपकी वो इनकम हमने ली है ओ एक्सिस पे जिसको हम क्या है खर्च कर सकते हैं, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है कंजम्पशन को लिया है। तो ये बेसिकली हमें क्या है कंजम्पशन के बारे में बताता है कि यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन है उसको हम कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए आपकी इनकम लेवल यहाँ पे कितनी है, इनकम आपकी है ओ से एल तक, तो ये तो आपकी हो गई इनकम कितनी ओ से एल तक, और आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं ये आपका एल टी, आपका कंजम्पशन कितना है एल टी। तो अगर आपको निकालना है एपीसी, तो एपीसी हम कैसे निकालेंगे, एल टी अपॉन में यानी कि कंजम्पशन अपॉन में इनकम यानी कि ओ एल, तो ये हमारे पास क्या है सी अपॉन में वाई। तो आप इस तरीके से क्या है इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास ये सी सी कर्व है इसको हम बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन कर्व या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली क्या है, रेशियो बताता है किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है उसमें, और जो आपकी इनकम में चेंज हुआ है उसके अंदर। तो वो हमारा क्या है बताएगा किसको, एमपीसी को। एमपीसी को हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा इक्वल होता है किसके, एमपीसी के। तो एक चीज़ आप ये क्या है याद रहे यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हमें एमपीसी निकालना है तो आपकी की जो वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई डी से। वाई डी बेसिकली क्या है, हमें जो है उसको शो करता है। तो मार्जिनल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मार्जिनल उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम इसको बोलते हैं, कि अगर आपकी इनकम में चेंज हो रहा था उस कंडीशन में आपकी जो कंजम्पशन है उसमें कितना चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आपका, अगर हम यहाँ पे हमने क्या है स्टेबल से देखते हैं, हमारे पास क्या इनकम है, इनकम में चेंज कंजम्पशन और कंजम्पशन में चेंज हमें दिया है कि अगर आपका जो इनकम है वह इनकम आपकी पहले थी 100 और कंजम्पशन था आपका 80। अगर आपकी इनकम जो है इंक्रीज होके हो जाती है 200, तो आपका कंजम्पशन क्या है इंक्रीज होके कितना हो जाता है 120। तो इनकम में कितना चेंज आया है, इनकम में चेंज आया है यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल है किसके 100 के, और जो आपका कंजम्पशन में चेंज आया है वो किसके इक्वल है 40 के। तो यहाँ पे 200 माइनस आपका क्या है 100, तो ये 100 के इक्वल आएगा, और यहाँ पे 120 माइनस में 80 आपका किसके इक्वल है 40 के। तो इसी तरीके से आपकी इनकम अगर और इंक्रीज होती है, यानी कि आपकी जो इनकम में और चेंज हुआ है वो आपका हुआ है 100 का, यानी कि 300 माइनस 200 करेंगे तो इनकम आप चेंज हुआ 100 का, और आपका जो कंजम्पशन चेंज है वो कंजम्पशन चेंज कितने का हुआ है, वो आपका 30 का, यानी कि 150 माइनस 120 इक्वल है किसके 130 के। तो इससे आप क्या है एमपीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपकी जो एमपीसी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 40 वैल्यू दी हुई है, तो 40 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 100। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 0.4 आती है। दूसरी उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपकी जो कंजम्पशन चेंज है वो कितने का हुआ, तो वो 30 का हुआ है, और जो आपकी इनकम में चेंज है वो कितने का है 100 का है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3। तो ये दो वैल्यू हमारी क्या है एमपीसी की वैल्यू हम इस तरीके से इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर। इसका हम क्या है डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन भी हम देख सकते हैं कि डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है। एक हमारे पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को लिया है, और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया है। सीसी हमारे पास क्या है कंजम्पशन कर्व है। सीसी हमारे पास जो है वो क्या है एक कंजम्पशन कर्व है, या जिसको हम बोलते हैं उपभोग वक्र। ये हमें दिया हुआ है। ये क्या शो करता है कि आपकी जो पहले इनकम थी वो कितनी थी ओ एल, और इस ओ एल इनकम के ऊपर आप कंजम्पशन कितना कर रहे थे ओ टी, यानी कि एल टी आप क्या है कंजम्पशन कर रहे थे। पहले आपका कितना था ओ एल
इनकम थी। इस OL इनकम पे आप कंजम्पशन कितने का कर रहे थे, LT का आप कंजम्पशन कर रहे थे। ये आपका क्या है, कंजम्पशन। अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, OL1 से L1 तक। ये आपकी इनकम चेंज हुई कितनी, L से L1 तक। और आपका जो कंजम्पशन चेंज हुआ है वो कंजम्पशन चेंज कितना है आपका, LT से इंक्रीज होके क्या हो गया, L1, T1 आपका क्या है कंजम्पशन में चेंज हुआ। तो यहाँ से आपका क्या है डेल्टा वाई और डेल्टा सी हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपका जो कंजम्पशन चेंज है उसमें कितना चेंज हुआ है। तो ये आपका क्या है, हमने पॉइंट नाम दे दिया, ये हमारे पास T है, ये T1 पॉइंट है और एक पॉइंट को नाम दे दिया हमने T2। तो हमारी जो इनकम में चेंज हुआ वो कितना हुआ था, L से L1, जिसको हम जो इक्वल है किसके, T और T2 के। इनकम में चेंज कितना हुआ, L से L1 जो कि इक्वल है किसके, T2 तक। और उसके बाद जो आपका कंजम्पशन में चेंज हुआ है, कंजम्पशन आपका पहले कितना था, ये पहले था LT, और जो चेंज इसके अंदर आया है वो किसके इक्वल है, T1 टू T2 के इक्वल क्या है आपका चेंज आया है। तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा वाई है और ये हमारे पास क्या है डेल्टा सी। तो आप अगर बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमारा इक्वल होता है T1 T2 अपॉन में, ये हमारा अपॉन में क्या है L1, या जिसको हम बोलते हैं आपका ये T2 के इक्वल क्या है हमारे पास, ये आता है MPC। इस तरीके से हम क्या है इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि ऐसे चेंजेस या ऐसी कुछ विशेषताएं जो कि आपके यहाँ पे नोट करने लायक हैं, किसकी, APC और MPC की। कि आपका जो APC और MPC जो है वो उसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में आपकी होती है। कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम APC की वैल्यू होगी वो आपकी किसके इक्वल है, वो आपकी होती है 0 के। कि आपकी जो APC है, APC, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 0 के, और जो आपकी लेस देन होती है या इक्वल होती है किसके, 1 के। कि इस इट मीन्स कि आपकी जो APC की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होगी, अधिक से अधिक जो आपकी वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम वो आपकी 1 होती है, और कम से कम ये आपकी वैल्यू होती है 0। यानी कि जो आपकी APC की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, यानी कि उसी के बीच में आपकी वैल्यू रहेगी। दूसरी कंडीशन आती है आपकी MPC की, कि जो आपकी MPC है यानी कि जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल होती है किसके, 0 के, या फिर आपकी क्या होती है लेस देन या इक्वल टू होती है 1 के। तो आपकी दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या है वैल्यू इसके अंदर हमें दी हुई है। तो ये दो कंडीशन आती हैं हमारी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि आप इस फैक्ट को जो है वो मिस नहीं कर सकते कि आपकी जो APC की वैल्यू है वो क्या है आपकी ग्रेटर देन हो सकती है किससे, यानी कि ग्रेटर देन वाई से। इट मीन्स कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कंजम्पशन हो, तो आपका जो कंजम्पशन है वो ग्रेटर देन होता है किससे, इनकम से। तो ये कंडीशन आपकी कब होगी, जब आपकी इनकम तो क्या हो 0 हो, लेकिन आपका जो कंजम्पशन हो वो क्या है पॉजिटिव है, यानी कि कुछ ना कुछ आप उपभोग कर रहे होते हैं। कि अगर मान लीजिए आपका कंजम्पशन 0 भी है, लेकिन उस 0 कंजम्पशन होने के बावजूद भी आपका क्या है कुछ ना कुछ जो आपकी इनकम है वो 0 होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो APC है वो क्या होती है ग्रेटर देन 1। कि जब आपकी इनकम 0 हो और आप कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ पर जो आपकी APC की वैल्यू आएगी वो आपकी आती है ग्रेटर देन 1। उसके बाद आता है कि आपके जो APC और MPC हैं have the highest coefficient in less developed economy and compared to the developed economy। कि जो आपकी APC
एंड एमपीसी जो है कि मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं एक आपके पास है लेस डेवलप कंट्री। लेस डेवलप कंट्री में हम एग्जांपल ले लेते हैं नेपाल का, कि नेपाल क्या है, एक अल्प विकसित देश है, या जिसको हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है क्या, एपीसी एंड एमपीसी, किसके अंदर, यूएसए के अंदर। दो कंट्रीज हमने ली, जो कि आपकी यूएसए क्या है, एक विकसित देश है जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। तो ये क्या है, हमारे पास एक डेवलप्ड कंट्री है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ में कि अगर मान लीजिए कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर व्यक्ति की जिसकी जो आय है वो दोनों की क्या है, 100 रुपीज़ के इक्वल है, तो हम जो वैल्यू जो ये कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि आपके जो 100 रुपीज़ हैं उसमें से मैक्सिमम जो पार्ट है वो नेपाल में, यानी कि जो ऐसी कंट्री जो लेस डेवलप्ड है, तो वहाँ पे इस इनकम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो उपभोग कर लिया जाता है। कि इस 90 में से मान लीजिए आपके 100 में से 90 रुपये आपके यहाँ पे उपभोग कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के लोग क्या हैं, इस 100 रुपीज़ में से मैक्सिमम आपके क्या है 60 रुपीज़ को ही कंज्यूम करते हैं। तो इनका जो उपभोग का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक आएगा, वो क्या है, कम होता है। कि इनकी जो वैल्यू है वो इनकम मान लेते हैं, इनकी जो वैल्यू आती है वो एमपीसी की, वो आपकी आती है 0.5 के इक्वल। लेकिन जो इनकी एमपीसी की वैल्यू आती है वो आपकी आती है, मान लेते हैं आपकी 0.9 के इक्वल। तो यहाँ जो आपके अल्प विकसित देश होते हैं या जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, यहाँ पर लोग अपने इनकम का ज़्यादातर जो पार्ट है उसको उपभोग कर लेते हैं, और जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने इनकम का एक छोटा सा पार्ट ही क्या है, उपभोग करते हैं। उसके बाद जो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि आपका जो शॉर्ट रन होती है, छोटे समय के अंदर अगर हम बात करें, तो आपका जो एपीसी एंड एमपीसी जो है दोनों ही क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो आपका एपीसी और एमपीसी है वो कम रेट से बढ़ता है। कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी होती है तो आपका कंजम्पशन जो है वो बढ़ता तो है, लेकिन उसकी जो रेट होती है वो रेट आपकी क्या है, डिक्लाइन करती है, यानी कि आपकी रेट इसके अंदर कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर जो आपकी एपीसी एंड एमपीसी जो है वो स्टेबल रहती है, यानी कि वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, वो स्थिर रहती है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि आपका जो एमपीसी है वो इनकम के साथ साथ क्यों घटना स्टार्ट हो जाता है। कि अगर मान लीजिए आपकी जो आय है, जो इनकम है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो आपका उपभोग है वो एक समय के बाद, जो आपका कंजम्पशन है वो एक समय के बाद आपका क्या है, कंटिन्यूसली कम होता रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका एक कारण आता है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, यानी कि जो आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, तो कुछ आवश्यकताएं क्या है जो आपकी समय के साथ क्या है, पूरी हो सकती हैं। उसके बाद आप डेली उन चीज़ों को जैसे अगर नहीं खरीदते, जैसे अगर आपकी हाउस है, क्लॉथ है और फ्यूल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका समय के साथ जो है आप इनकी जो डिमांड है उनको नहीं बढ़ाते। कि मान लीजिए अगर आज आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है, तो अगर आपकी 1000 रुपीज़ में आपने घर अभी ऑलरेडी आपने परचेज़ कर रखा है, आप कपड़े अभी परचेज़ कर लाएं, तो अगर आपकी कल जो है ये इनकम इंक्रीज़ होकर हो जाती है 2000 रुपीज़, तो ऐसा नहीं है कि कल आप दोबारा से घर खरीदेंगे या कपड़े खरीदेंगे। होता है कि अगर आपने एक बार चीज़ें कुछ खरीद ली तो बेसिक नीड क्या है, आपकी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आता है आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ हॉबीज़। या जो कुछ लोग होते हैं जिनकी जो हॉबीज़ हैं वो टाइम के अनुसार जो है वो चेंज नहीं होती, और शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी हॉबियाँ हैं, जो आपकी रुचि हैं, जो जिनको हम बोलते हैं आदतें, जो हैं वो नहीं बदलती हैं। तो जब आपकी आदतें कांस्टेंट होंगी, या आपकी जो आपकी आदतें हैं वो कांस्टेंट अगर होती हैं, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी होती है तो भी आप कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो उसका आता है आपका
कि अगर आपका जो उपभोग व्यय है और जो आपकी भूतकाल में जो आपकी इनकम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि एक्सपेंडिचर एंड द लेवल ऑफ इनकम इन पास्ट। कि ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो पास्ट है, मान लेते हैं आप अभी आपने काम करना स्टार्ट किया है 2021 में, तो इससे पहले हम मान लेते हैं कि 2018 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे आपका जो कंजम्पशन था वो ज़्यादा था और जो आपकी इनकम थी वो कम थी, और 2021 में आपने इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपने क्या है, हमने मान के चलते हैं कि आपने जो यहाँ पे खर्चा किया था 2018 के अंदर, वो क्या है एक कर्जे के रूप में किया था। आपने कुछ मनी जो है वो उधार ली थी, तो उस उधारी से आपने क्या है अपने खर्चे पूरे किए थे। तो जब 2021 के अंदर जब आप इनकम को आप बढ़ाएंगे, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपने जो यहाँ पे खर्चा किया था दूसरों से लेके, घर वालों से पैसे जो लेकर आपने इस खर्चे को पूरा किया था, तो वो यहाँ पर क्या है आप पूरा करेंगे, तो आपका जो कंजम्पशन है वो 2021 में भी क्या रहेगा, कम रहेगा। दूसरा आता है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, कि कुछ लोग जो हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि भविष्य के अंदर जो है उनकी इनकम कम होगी, तो वो पैसे को क्या है ज़्यादा सेव करना स्टार्ट करते हैं। और अगर वो सेविंग ज़्यादा करेंगे तो इस सेविंग के ज़्यादा करने से क्या है उनका कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली वर्तमान में कम हो जाएगा। ये कि डिपेंड करता है कि भविष्य में उनकी धारणाएं कैसी हैं उसके ऊपर। उसके बाद आता है डिफरेंट शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कि आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि आपका एक क्या है रेखीय है उपभोग फलन। लीनियर को हम बोलते हैं रेखीय, कि आपका जो उपभोग फलन है वो क्या है रेखीय है, और दूसरी ये है कि वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी अल्फा प्लस में बीटा वाई। तो सी जो हमारा डिनोट करता है, सी से हम डिनोट करते हैं किसको, कंजम्पशन को, यानी कि उपभोग को। और आपके पास जो अल्फा है, अल्फा से हम डिनोट करते हैं किसको, ऑटोनोमस उपभोग को। यानी कि ये आपका क्या है वो कंजम्पशन होता है जो कि आपका न्यूनतम लेवल का होता है, यानी कि जहाँ पर आपकी इनकम तो जीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन क्या है वो जीरो नहीं होता, ये आपका न्यूनतम लेवल का उपभोग होता है। बीटा हमारा जो शो करता है, बीटा की जो वैल्यू है, बीटा हमें एमपीसी की वैल्यू को बताता है, और वाई हमारा शो करता है इनकम को। वाई हमारे पास क्या है, इनकम है। तो इस तरीके से हम क्या है ये फंक्शन एक बनाते हैं जो हमारे क्या है टोटल कंजम्पशन को बताता है। तो अब अगर हम बात करें कि आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका जो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, और ये स्टार्ट होता है आपका वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से आपका जो स्टार्ट होने का जो इसका रीज़न है वो ये है कि आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। कि अगर हम बात करें अभी आप क्या हैं स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स होने के नाते आपकी जो इनकम है अभी वो क्या है ज़ीरो है, बट आपका कंजम्पशन आपका ज़ीरो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप क्या है मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ आप पहनते हैं, फूड आप खाते हैं, और उसके बाद आप क्या है अगर ऑटो से आते हैं तो उसका रेंट भी आप दे रहे हैं। बहुत सारे जो खर्चे हैं इन सभी के लिए क्या है आपको मनी की नीड पड़ती है, और वो मनी आप क्या है अर्न अभी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपकी इनकम तो ज़ीरो है लेकिन आपका कंजम्पशन क्या है ज़ीरो नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो आपकी इनकम के ज़ीरो होने से भी ज़ीरो नहीं होता है। तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कंजम्पशन है वो ओसी है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका सीसी क्या है एक आपके कंजम्पशन लेवल को बताता है कि अगर आपकी इनकम जो है वाई है तो आप कंजम्पशन कर रहे हैं ओके लेवल तक। अगर आपकी इनकम और इंक्रीज होके वाई वन तक हो जाती है तो आपका जो उपभोग है, जो आपका कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो एपीसी है वो डिमिनिशिंग होता है, तो एपीसी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हम तरीके से इसमें निकाल के देखते हैं। कि हमारे पास क्या है कि ये डायग्राम है जिसमें हमने ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस हमारे पास है।
ओ एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने कंजम्पशन को लिया है। तो अगर हम जो आपकी इनकम है वो अगर उसके ओ वाई इनकम के ऊपर अगर हम एपीसी निकालें तो एपीसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, ये एपीसी को हम निकालते हैं सी अपॉन में वाई। तो सी हमारे पास क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारे पास है के वाई के, और आपके पास जो इनकम है, इनकम आती है कितनी, ओ वाई। तो हमारे पास जो एपीसी की वैल्यू आएगी जब आपकी इनकम जो है वो, एपीसी आपकी होती है जब आपकी इनकम क्या हो, के वाई अपॉन में ओ वाई। जब आपकी इनकम ओ वाई है तो हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, के वाई। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ के हो जाती है y1, तो आपका जो कंजम्पशन है वो आपका k1 और y1 आपका इक्वल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नया अगर APC, ये हमारे पास क्या है APC 1 है, अगर हमें APC 2 की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, आपका जो कंजम्पशन है, नया कंजम्पशन क्या है ये, यानी कि k1 y1 है अपॉन में क्या है आपके पास o, या y1 आपके पास क्या है आता है, या इसको हम ओ y1 आपका नया इनकम लेवल मान सकते हैं। तो आपकी एपीसी की क्या है, दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा पास जो कंजम्पशन का ये हमारे पास इनकम लेवल है, ये क्या है, इस इनकम लेवल से ज़्यादा है, ये क्या है, अधिक है, और ये हमारे पास अगर हम कंपेयर करें इससे तो y1 हमारे पास क्या है, कम है, y1 हमारे पास क्या है, कम है। इसी तरीके से अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये कंजम्पशन लेवल हमारे पास कितना है, अगर हम इसकी कंपेयर करें तो पहला लेवल हमारे पास ज़्यादा है और दूसरा लेवल हमारे पास क्या है, चेंज के बाद कम है, ये हमारे पास क्या है, चेंज है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका के वाई ग्रेटर देन है किससे, ओ वाई, के वाई अपॉन में ओ वाई ग्रेटर देन है किससे, के वन वाई वन अपॉन में ओ वाई वन से। तो ये आपको क्या शो करता है कि जब आपकी इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे आपका जो एपीसी की जो वैल्यू है वो आपकी कम होती जाएगी। कि आपकी एपीसी की वैल्यू अगर पहले 0.8 है तो फिर आपकी 0.6 आ जाएगी, फिर आपकी जैसे जैसे इनकम आपकी इंक्रीज़ होगी तो आपकी क्या है 0.4, 0.3, इस तरीके से आपकी जो एपीसी की वैल्यू है कंटिन्यूसली डिक्रीज आपकी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एमपीसी की, कि आपकी जो एमपीसी है वो हर कंडीशन में आपकी क्या है, कांस्टेंट होती है। कि अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि आपके पास दो एक्सिस हैं, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक आपके पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंजम्पशन को लिया है। तो अगर हम इससे एमपीसी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या है, ये इनकम लेवल है और यहीं पे हमारे पास क्या है, कंजम्पशन हमें दिया हुआ है। कि यहाँ से हम क्या है, डेल्टा वाई और आपकी डेल्टा सी की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू है वो आपकी क्या है, इस ए सी के इक्वल है। तो पहले अगर हम बात करें कि एफसी हम कैसे काउंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई के, कि आपके इनकम में चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चेंज इन इनकम की, तो चेंज इन इनकम हमारी किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है सी ई सी के। इसी हमारे पास क्या है, चेंज इन इनकम है, और चेंज इन कंजम्पशन की हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, ए सी, ये हमारे पास क्या है, कंजम्पशन में चेंज है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो एम की जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगी, ए सी अपॉन में ई सी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है वो चेंज होती है तो आपकी इनकम, जो नया इनकम चेंज होके आएगी, तो डेल्टा, ये आपकी जो इनकम है वो चेंज होके कितनी हो जाएगी, ए डी, और आपका जो कंजम्पशन है वो कितना चेंज हो जाएगा, बी डी के। तो नया कंजम्पशन आ गया और नई हमारे पास क्या है, इनकम लेवल आ गई। तो आप, ये हमारे पास क्या आएगा, बी सी अपॉन में
ये हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन में ए डी। तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एम पी सी है वो इक्वल है किसके, जो आपके पास ये बी सी है इसके, यानी कि ए सी अपॉन में क्या है, इक्वल है किसके, ए सी अपॉन में ए सी इक्वल है किसके, बी सी अपॉन में ए डी के। तो यहाँ पे आपका जो दोनों सीमांत जो आपके पास उपभोग प्रवृत्ति हैं वो कांस्टेंट है, यहाँ पे वो इक्वल है। कि अगर इसकी वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर इसकी वैल्यू 0.5 है तो इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है याद रखनी पड़ेगी। दूसरा, उसके बाद हम इसमें आके जो है हम निकाल सकते हैं कि आपकी जो एपीसी है वो ग्रेटर देन हो किससे, एमपीसी से। तो उसको क्या है हम यहाँ से इसमें भी क्या है आप डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम से कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास पहले हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, एपीसी की। तो आपके पास जो एपीसी है वो हम निकाल लेते हैं। कि आपके पास एपीसी किसके इक्वल होता है, सी अपॉन में वाई के, और जो आपके पास एमपीसी होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई के। तो आपके पास एपीसी हम इस डायग्राम से कैसे निकालेंगे कि हमारी जो इनकम है वो कितनी है, ओके। तो इनकम हमारी क्या है, ओ के हमारे पास इनकम है। कंजम्पशन हमारे पास कितना है, के, ए के इक्वल हमारे पास कंजम्पशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एपीसी के अंदर अगर हमें निकालना हो तो एपीसी हमारी इक्वल हो जाएगी किसके, एक के अपॉन में ओ के इक्वल। हमने क्या है इस कंजम्पशन जो हमारे पास इनकम है तो हमने इनकम की वैल्यू रख दी, और ये हमने क्या है कंजम्पशन की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, एपीसी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उसके बाद क्या है हमारे पास कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन को हम कैसे, जो अगर हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा सी हमारे पास किसके इक्वल आता है, डेल्टा सी यानी कि जो आपका कंजम्पशन में चेंज है वो आपके पास आता है इस ए आर के। कि अगर आपकी इनकम जो है वो आपकी इनकम कितनी होती है, ओके। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपके पास ये ओके है वो इक्वल है किसके, इस सी आर के। तो अब ओके जो आपकी इनकम है वो इक्वल है किसके, सी आर के। तो ओके की जगह हम क्या है सी आर पुट कर सकते हैं। जो आपका कंजम्पशन है इस कंडीशन में, जो कंजम्पशन में चेंज है वो आप हमारे पास किसके इक्वल है, ए आर के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है डेल्टा वाई, और ये हमारे पास क्या है डेल्टा सी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एमपीसी की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी कि हमारे पास क्या है डेल्टा सी की वैल्यू है और डेल्टा वाई की वैल्यू है, और एमपीसी हमें पता है कि एमपीसी आपका इक्वल होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ए आर, और डेल्टा वाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, सी आर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर हम क्या है एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पास जो ओके है और जो सी आर है वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर हम एपीसी और एमपीसी को इक्वल रखें तो एपीसी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एपीसी की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस एसी की जगह, एपीसी की जगह, और जो हमारे पास ये वैल्यू आई है एमपीसी की, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ, इस एमपीसी की जगह। तो एपीसी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास के ए अपॉन में ओके है, और जो कि इक्वल है किसके, ए आर अपॉन में सी आर के। तो आप इस ओके की जगह हम क्या है वापस पुट कर सकते हैं, क्या इस ओके की जगह या तो आप सी आर पुट कर लीजिए या सी आर की जगह हम ओके पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है हम कंडीशन इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इस सी आर को चेंज कर दें किसके अंदर, ओके के अंदर, तो ये क्या है ओके से ओके हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो ये, एक तो हमारे पास
के ए है, और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास वो बचती है हमारे पास किसकी, ए आर की। तो के ए ग्रेटर देन है किससे, ए आर से। तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये क्या बचा था हमारे पास, ए पी सी की वैल्यू थी, ये हमारे पास जो हमने यहाँ पे पुट करी थी ए पी सी, और एम पी सी जो है हमारे पास वो बचता है क्या, ए आर। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एम पी सी, जो कि हमें शो करता है कि ए पी सी ग्रेटर देन है किससे, एम पी सी से। यानी कि आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा है किससे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही, कल नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।